Okay, so today we will start circular motion. Before going into details of circular motion, we will analyze the motion in along a general curve. कोई भी एक कर्व है, उसके along अगर मोशन होता है तो उसमें एक्सीलरेशन का क्या सिचुएशन है विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, है ना, हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा हुआ है. वी विल एनालाइज दिस प्रोजेक्टाइल मोशन. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड, we can divide the entire projectile from A, B and C into two parts. इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. one part is A to B and the other part is B to C. Why we have divided in such a way? During this entire motion, if you remember, speed of the particle is, speed of the body is decreasing, and during this second part motion, BC part में speed जो है वो increase हो रहा है. अगर यहां पे हम लोग velocity draw करें, we know कि velocity is always along the tangent to the curve. जिस कर्व के along पार्टिकल मूव कर रहा है उसके tangent के along velocity होता है. और इसके एक्सीलरेशन की बात करें तो ये एक्सीलरेशन ऐसा है. ठीक, यहां पे अगर आप देखें तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है. वहीं पे अगर हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन यहां ड्रॉ करें तो वी सी कि इनके बीच में एक्यूट एंगल है. तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये समझ में आता है, एट दिस पॉइंट अगर आप ड्रॉ करेंगे V और A के बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल है ना, ये ट्रांजिशन का फेज है. तो ये तीनों केसेस हमको यहां पे दिखते हैं मोशन इन 2D के. तो पहले इसको समझ लेना जरूरी है ताकि हम लोग वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच के एंगल का रिलेशन क्या है वेलोसिटी के इंक्रीज और डिक्रीज होने से, उसको समझेंगे. देखिए, अगर आप वन डायमेंशनल मोशन को समझने की कोशिश करें, यू विल हैव, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन डायमेंशनल मोशन, if you have velocity and acceleration both in same direction, then we know that speed increases. Here in this case, speed of the particle increases. Apart from that, if body has velocity in this direction, acceleration in this direction, अगर opposite direction हो तो speed decreases, है ना. तो बेसिकली वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में यही चीज है कि अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, स्पीड इंक्रीज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो, स्पीड डिक्रीज करता है. एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के लाइन पर है वही स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कराता है. यहां पे एक्सीलरेशन के कंपोनेंट निकाल सकते हैं along the line of velocity and perpendicular to the line of velocity. इस केस में अगर आप ड्रॉ करेंगे, यहां पे वापस फिर से उसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है. इस एक्सीलरेशन को हम लोग दो कंपोनेंट दे सकते हैं इस तरह से. एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, है ना, और इसको हम लोग ए टी नाम देते हैं. इसको कहते हैं हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. और इधर आता है वो कहलाता है रेडियल एक्सीलरेशन, ए आर. इन दोनों का अलग अलग काम है. This tangential acceleration falls in the line of velocity, and the acceleration which falls in the line of velocity is responsible for changing speed. So this AT is changing basically the speed, and AR, radial acceleration, changes the direction of velocity. तो एक जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बदलता है, उसका केवल और केवल स्पीड बदलता है ना. डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर बदलता भी है तो लाइन ऑफ मोशन तो बिल्कुल नहीं बदलता है ना. डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब वो 180 डिग्री का पलटी मारता है लेकिन उसका लाइन ऑफ मोशन नहीं बदलता. तो इसीलिए आप देखिए उसका एक्सीलरेशन जब भी है वो इन द लाइन ऑफ वेलोसिटी. तो ये जो इन द लाइन ऑफ वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है एक्सीलरेशन का, ये एक्सीलरेशन का कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. और इसमें आपको ये चीज बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है.
और इस केस में भी आपको स्पीड डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है, इस केस में भी स्पीड डिक्रीज करता हुआ. व्हाई? बिकॉज वन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. So whenever acceleration is opposite to direction of velocity, speed decreases. The same thing is happening here. So we conclude here कि AT is responsible for changing speed and here for decreasing speed. यहाँ पे अगर वही चीज ड्रॉ करें, so we have velocity v and we have acceleration here in this direction, angle theta है, ठीक है. So we will draw what है ना, acceleration का एक component इधर निकाल लेंगे, that will come out to be whatever theta it is, है ना. ये एक इधर कंपोनेंट आएगा, उसको रेडियल एक्सेलरेशन कहेंगे हम, सॉरी इसकी को टेंजेंशियल कहेंगे ना, अलोंग द लाइन ऑफ वेलोसिटी, एंड दिस विल बी टर्म्ड एज AR, है ना, रेडियल एक्सेलरेशन. दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अगेन रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग वेलोसिटी. अब देखिए ये सिचुएशन और ये सिचुएशन एक जैसा है, velocity और acceleration same direction में speed increases, velocity and one component of acceleration is in same direction, speed increases. तो इस AR का क्या काम है यहाँ पे और AR का क्या काम है यहाँ पे. तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन कर्व पाथ you not only need to change your magnitude of velocity or speed, you also need to change the direction of motion. Yes, see, any velocity in general in 2 dimension or in 3 dimensions has two components. One is magnitude and the other one is direction. Yes. So basically both of this, if any of these two change, velocity will change, है ना. velocity जो है magnitude और direction से मिलके बना हुआ है, तो दोनों में से कोई भी अगर बदलेगा, your velocity will change. तो velocity का change होगा if either of magnitude of velocity or direction of velocity changes. magnitude को कौन change कर रहा है, तो tangential acceleration. straight line motion हो रहा होता है तो केवल यही होता है और वो magnitude को change करता है. लेकिन अगर कर्व पाथ में है तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेलोसिटी के डायरेक्शन को भी बदलना होता है, देन दैट इज डन बाय रेडियल एक्सेलरेशन. ठीक है. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में थीटा एंगल ऑब्ट्यूज होगा, वी विल हैव डिक्रीजिंग स्पीड. अगर थीटा एक्यूट होगा, वी विल हैव इंक्रीजिंग स्पीड. व्हाट अबाउट इफ थीटा इज 90 डिग्री, जैसे यहां पे ये केस है, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन एट द टॉप. तो इस केस में क्या होगा, आप देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा इस केस में. व्हाई? इस एक्सेलरेशन का इधर कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता है, किसी भी वेक्टर का अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता है. सो दिस एक्सेलरेशन कैन नॉट हैव a component along the direction of velocity or opposite to the direction of velocity, and hence in this case only direction changes. Here in this case only direction changes. In these cases magnitude as well as direction is changing, and in this case, in these cases only magnitude changes. So here we have talked about everything between about what is the angle between velocity and acceleration and what will be the result of this for any general curve. It will be very essential for our uniform circular motion. Okay, one more thing. If we have to find net acceleration, that net acceleration will be simply, because these two are perpendicular, AT square plus AR square is equals to net acceleration A square. This is true for any curve in general. I hope you have understood this. Please copy and then we will proceed for the next topic. So I hope you have understood this. Okay, so before we proceed, there is one more thing which we should keep in mind here, and that is, here we have introduced three things. One is acceleration, other one is tangential acceleration, and next one is radial acceleration. And the relation between them is simply A equals to root over AT square plus AR square, है ना. रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट है नेट एक्सेलरेशन. दिस वी कैन राइट एज dv by dt, है ना. टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो ये है. ठीक है.
टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन है। अगर आपको याद हो ये तो डायरेक्शन को बताता है ना, चेंजेस डायरेक्शन। तो इसका क्या एक्सप्रेशन होगा वो हम लोग आगे डिराइव करेंगे, ठीक है। चेंजेस डायरेक्शन। एटी क्या करता है, ये मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। सो इट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना, या स्पीड का रेट ऑफ चेंज है। सो अगर इसको ये लिखना चाहें तो ये क्या लिखेंगे, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एंड अगर इसको लिखना चाहें तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। पहला था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द सेकंड वन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ये पूरा वेलोसिटी का चेंज का रेट और ये वेलोसिटी का एक हिस्सा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसका रेट ऑफ चेंज है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज आता है हम लोग के सामने, वो होता है एक का मॉड, मतलब नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डीवी बाई dt, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, दिस वी विल राइट एज मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है इसका मतलब, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो चीज है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब निकालेंगे तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही। once we find that rate of change of velocity, then after finding that हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इन दोनों में डिफरेंस है, ये जो फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट सेकंड में तो क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल रहे हैं, सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकाल रहे हैं। सेकंड थर्ड में क्या डिफरेंस है समझिए, हम लोग इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल के उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट में निकाले हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो जो वेक्टर आ गया होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी अ वेक्टर। तो ये जो वेक्टर होगा, इसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो हम लोग को थर्ड चीज मिल जाएगा। So generally students get confused in all of these, है ना। So that's why I wanted to just clarify this कि ये तीनों क्या-क्या चीजें हैं। ये अगर आपको समझ में आ जाए तो it will be very nice, है ना। JEE Mains JEE Advanced have asked questions based on this, है ना। Confusion it becomes for students. So that's why I clarified it here. If you want to copy, you may copy here. Then we will proceed further. Okay, so I hope you have written this. Now what we will do, we will first now study angular quantities. We will now do what? We will study angular quantities. ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है उसको समझ लेते हैं। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, है ना, बिकॉज मेनली वी विल बी स्टडीइंग अबाउट सर्कल्स। तो अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, then how can you draw its position vector? This is its position vector, and if it is traveling like this, its position vector will change. Suppose it was initially r1, now it will become some r2, yes or no? So obviously it was initially having some angle theta 1, now it is having some angle theta 2, yes. So can you see that the magnitude of position vector is not changing? उसका जो position vector का magnitude है that remains same. r1 का magnitude is equals to r2 का magnitude, which is equal to radius of the circle, yes or no? But this angle is changing, so it means angle become more important in case of circular motion.
than its magnitude. क्योंकि magnitude तो constant है. Once we have said कि okay, radius is 20 centimeter, that's it. Everyone knows कि now for all cases it will remain the same radius. Yes. So for that, angular quantities are needed to be studied before studying circular motion. So what is this angular quantities? Let's begin with their study. Okay. So here we have, first we will see angular position. Angular position. We denote angular position by symbol theta. So suppose we have circle like this. You simply draw r1 vector here, r2 vector here. So this is the theta 1. Because we will have many angular positions in one problem, so initial is denoted by theta 1, final will be denoted by theta 2, but angular position is always denoted by theta. And what will be its unit? Its unit will be radian. What will be its dimension? So dimension of angular position is nothing. Okay, so it is dimensionless. You may write 1 or you may write it is dimensionless. So this was first quantity which we described. Now coming to second thing. Second one is angular displacement. इसके बाद क्या आता है? Angular displacement. What is this angular displacement? Angular displacement is omega. Sorry, angular displacement is delta theta. Angular displacement is what? Delta theta. So it is basically final angular position minus initial angular position. Actually, all of these quantities are defined in the same way as we defined the linear quantities. जैसे आपको याद होगा, linear position we defined as x, and angular position, linear displacement we defined as delta x, which was equal to x2 minus x1 for linear motion. For three-dimensional motion, we defined the linear position vector, which was denoted by r vector, and then linear displacement there was basically r2 minus r1, which was written as delta r vector, है ना? तो बिल्कुल उसी तरह से final position or final angular position minus initial angular position, or simply change in angular position is defined as change in angular position is basically angular displacement. Angular position. So angular displacement is basically change in angular position. Now come to third topic. Third point is angular velocity. Angular velocity. See, this angular velocity can be of two types. One may be average angular velocity, other may be instantaneous angular velocity. So average angular velocity omega, we denote the angular velocity by omega. Omega average comes out to be delta theta upon delta t. If you remember, linear velocity also, for velocity also we used to define it in the same way. V average was delta x upon delta t. Similarly, angular velocity can have instantaneous value also, and that instantaneous value is simply omega equals to d theta upon dt. Yes, and we can write this delta theta upon delta t also as equal to theta 2 minus theta 1 upon t2 minus t1. So this is angular velocity. Okay. Now based on this, can we find angular acceleration? Yes. We can also define angular acceleration, which will be rate of change of angular velocity. This is rate of change of angular velocity. Again, it may have two different values: average rate of change of angular velocity and instantaneous rate of change of angular velocity. So we define angular acceleration as alpha. We denote angular acceleration with alpha. It may have alpha average value, or for instantaneous value it is simply alpha. So alpha is average rate of change or rate of change in a finite interval of time of angular velocity. So we will write it as delta omega
upon delta t, which also may be written as omega 2 minus omega 1 upon t2 minus t1. See, we are doing it in very short just because we have studied this linear part of the same thing in very detail. That's why we are doing it in very short. So alpha, instantaneous alpha, we can write as rate of change of angular velocity. So d omega by dt. This is the value. Alpha has this value. Alpha equals to d omega upon dt. So this is all about angular quantities. We have almost defined all the angular quantities which we may have, but yes, some expressions also remain there. Alpha can also be written as d by dt of, instead of this omega, can we write d theta by dt? क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. So alpha becomes equals to d2 theta upon dt square. Okay. So this is one alpha. Other expression of alpha we can write as d omega by dt, d omega upon d theta into d theta upon dt. This is also we can write. We have simply multiplied and divided d theta. D omega by dt was there. D theta multiplied divided. This d theta by dt can be written as omega, and if we put that, alpha comes out to be omega into d omega upon d theta. So all of these are very, very important equations. Yes, from these equations we can also derive those equations of motion which we derived for linear quantities. We'll see all those once you copy this. Okay, so I hope you have copied this also. So now it's time to derive these equations which we write as omega equals to omega naught alpha t, omega naught plus alpha t, which is equivalent to the equation v equals to u plus at. This we have already derived. We have also derived s equals to ut plus half at square. We also derived v square equals to u square plus 2as. So these are the three equations of motion. We can derive a corresponding equations for angular quantities also. Let's start with this one. That was for constant linear acceleration. Okay, for constant a. This is for constant angular acceleration. For these equations are for constant alpha. We will see that both do not mean the same. So let's start. Omega equals to omega naught alpha t. It means what? How we can derive this? We can start with alpha. Alpha equals to d omega upon dt. Yes. So we can write d omega as alpha dt. Alpha being constant can be taken out of this integration. We will integrate from 0 to t, है ना? Starting टाइम से लेके t टाइम तक इंटीग्रेट करेंगे. स्टार्टिंग टाइम में अगर हम लोग इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट मान लें, ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंड t टाइम पे जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट वी अज्यूम एज ओमेगा, देन d omega integration is omega, and we will do integration from omega naught to omega, which is equal to alpha comes out of the integration, dt का integration t हो जाएगा, and it will be from 0 to t. So simply you write omega minus omega naught equals to alpha t. Omega minus omega naught is equals to alpha t. Yes. So you have got this equation. You simply send omega naught that side, and you will get omega equals to omega naught plus alpha t. So this equation we have derived. Can we derive the other one? So let's begin with this second one. Yes, v square equals to u square plus 2s. The corresponding equation would be omega square equals to omega naught square plus 2 alpha delta theta. How we will derive this? Just now,
we saw that alpha can also be written as omega d omega upon d theta, है ना? यहाँ पे हमने लिखा था just अभी इससे पहले. So alpha can be written as omega into d omega upon d theta. So we can write omega into d omega upon omega into d omega equals to alpha into d theta, और integrate कर देंगे. Suppose initially angular velocity is omega naught and after some time angular velocity is omega. So initially it must have some angular position theta 1 and after some time it must have some angular position theta 2. So omega d omega, the integration of this comes out to be omega square upon 2 and we integrate it from omega naught to omega, which we write as alpha, जो कि बाहर आ जाता है क्योंकि वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, एंड डी थीटा का इंटीग्रेशन हमने थीटा लिख दिया व्हिच इज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2. तो पुट करेंगे वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2, उस 2 को उधर ले जाऊंगा तो 2 अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1 व्हिच वी कैन राइट एज डेल्टा थीटा. एंड इफ यू जस्ट सेंड दिस वन दैट साइड you get omega square equals to omega naught square plus 2 alpha delta theta. So this is the second equation of motion for constant alpha in terms of angular quantities. Similarly, can we derive this? S equals to ut plus half at square. Corresponding equation would be delta theta equals to omega naught t plus half alpha t square. So I am leaving this equation for you to derive on your own because similar expressions we have derived already in case of linear quantities using calculus. So you must be aware of this equation, how we can derive this. So you think on your own and derive it for me. So let's see if you are able to derive it or not. But for now, just copy these two equations.